7वीं सदी में जब ह्वेन-त्सांग भारत आए थे तब यहाँ ब्राह्मी, जिसको उस समय में धम्म लिपि कहते थे, पढ़ने वाले लोग थे। अभिलेखों की भाषा सारे लोग समझते थे। पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए ह्वेन-त्सांग ने लिखा है कि छाप वाले बिहार के पास थोड़ी दूर पर लगभग 30 फीट ऊंचा एक बड़ा पाषाण धम्म स्तंभ है। इस पर अशोककालीन लिपि लिखा हुआ है, जिसका अभिप्राय ह्वेन-त्सांग ने बताए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि तब अशोक के स्तंभ लेखों को समझ लिया जाता था। 12वीं सदी में भी अशोक का नाम विलुप्त नहीं हुआ था। कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख में अशोक का नाम गर्व के साथ अंकित है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। कहानी एक ऐसे सम्राट की जिसके वैभव को देखकर तथाकथित इतिहासकार एवं जातिवादी कुंठित मानसिकता वाले लेखकों के लेखनी की स्याही तक सूख जाती है। आप देख रहे हैं सम्राट अशोक का भारत पार्ट 2। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सच्चाई पूरी दुनिया तक पहुंच सके। सारनाथ के उत्खनन में एक अभिलेख मिला है, वहीं पर जहां म्यूजियम भी है। पत्थर पर लिखा हुआ है अभिलेख है, 12वीं सदी का है और भाषा संस्कृत है, लिपि नागरी। इसे कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख भी कहा जाता है। कुमार देवी गहेड़वाल नरेश गोविंद चंद्र की पत्नी और काशीराज जयचंद्र की दादी थीं। जयचंद्र की दादी कुमार देवी बौद्ध थीं। सम्राट अशोक उनके प्रेरक थे। कुमार देवी ने सारनाथ में भव्य धम्मचक्र जिन विहार का निर्माण कराया था। 9 मंजिल था यह जिन विहार, और उसके बीच में जलकूप भी थे और स्नानागार भी थे। 800 फीट लंबा बड़ा सा परिसर था। कुमार देवी द्वारा 9 मंजिला बौद्ध विहार बनाए जाने की बात इस अभिलेख में विस्तार से लिखी हुई है। अभिलेख को शब्दों में श्री कुंद ने सजाया है और इसे शिल्पी वामन ने पत्थरों पर उकेरा है। सब कुछ लिखा हुआ है। जो लोग यह मानते हैं कि सम्राट अशोक का नाम भारत की भूमि से काफ़ी पहले मिट चुका था, उन्हें तो यह अभिलेख अवश्य ही पढ़ना चाहिए। 12वीं सदी का यह अभिलेख डंके की चोट पर दावा करता है कि सम्राट अशोक 1000 साल से भी अधिक समय तक भारत की जनता की याददाश्त में जीवित थे। अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम लिखा है और गहेड़वाल खानदान की रानी कुमार देवी ने सारनाथ में फिर से अशोक राज स्थापित करने की बात कही है। लेकिन सल्तनत काल में अशोक की प्राचीन लिपि को लोग भूल चुके थे। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ टोपरा और मेरठ से दिल्ली उठा लिए। इन पर लिखे अभिलेखों को पढ़ने के लिए सुल्तान ने पंडितों का आमंत्रण किया, लेकिन इस लिपि को कोई नहीं पढ़ सका। तब के इतिहासकार शम्स सिराज अफीफ ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में लिखा है कि कुछ एक ने बताया कि इस पर लिखा है कोई इस स्मारक स्तंभ को हिला नहीं सकता। मतलब किसी ने बोला कि इस स्तंभ पर लिखा है कि कोई इस स्तंभ को हिला नहीं सकता। भविष्य में फिरोज तुगलक इस देश के सुल्तान होंगे, वहीं इसे उठाकर लेके जा सकते हैं। अफीफ ने यह भी बताया कि तब यह स्तंभ भीम की लाठी कहा जाता था। स्तंभ लेखों को पढ़ने की बात तो छोड़िए, लोगों को यह भी नहीं पता था कि ये स्तंभ किसने खड़े करवाए हैं। अकबर भी इन अभिलेखों को पढ़ने के लिए उत्सुक थे, मगर उस समय का कोई विद्वान इन्हें पढ़ नहीं सका। शुरू में जब अंग्रेज आए तो उनको एक प्रकार का भ्रम हुआ। 17वीं सदी के मुगल काल में अंग्रेजी यात्री टॉम क्रोएट भारत आए और अशोक स्तंभ को देखकर एल हिटलर को चिट्ठी लिखी कि मैं भारत के दिल्ली शहर में आया, जहां पर सिकंदर ने पोरस को जीतने की याद में एक बड़ा स्तंभ खड़ा कराया है, जो अब तक मौजूद है। जब अशोक स्तंभ को सिकंदर का खड़ा कराया मान लिया गया, तब अनेक यूरोपियन यात्रियों ने उस पर लिखे अभिलेख को ग्रीक में लिखा मान लिया, क्योंकि सिकंदर ग्रीक का था। भ्रम का नया सिलसिला चालू हुआ। एडवर्ड टेरी ने लिखा कि टॉम कोरिएट ने मुझसे कहा कि मैंने दिल्ली में ग्रीक लेख वाला बहुत बड़ा पाषाण स्तंभ देखा है। दरअसल अशोक के शिलालेखों की लिपि मामूली देखने वालों को ग्रीक लिपि का भ्रम उत्पन्न कर देती है। ये सब बातें कनिंघम के आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के जिल्द प्रथम में पृष्ठ संख्या 163 से 64 पर लिखी हुई है। चार्ल्स मेलेट ने 1795 में एलोरा की गुफाओं के छोटे छोटे लेखों की छापें तैयार की। छापें विलियम जोन्स के पास भेजी गईं। विलियम जोन्स ने उन्हें विल्फर्ड के पास पढ़ने के लिए भेज दी।
विल्फर्ड ने उन लेखों को कुछ का कुछ पढ़कर अंग्रेजी अनुवाद सहित वापस विलियम जोन्स के पास भेज दिया। बहुत वर्षों तक विल्फर्ड के पाठ को शुद्ध माना जाता रहा। बाद में पता चला कि विल्फर्ड ने कपोल कल्पित पढ़ दिए। यह बात गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने अपनी पुस्तक भारतीय प्राचीन लिपिमाला में भी लिखी हुई है। एक दूसरा प्रसंग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि विलियम्स जोन्स अभिलेखों को पढ़ने को लेकर पसोपेश में थे। आखिरकार विलियम जोन्स ने बनारस के तत्कालीन हाकिम के पास अशोक की लिपियों की छाप भेजी कि आप इसे बनारस के किसी विद्वान पंडित से पढ़वाइए, इसलिए कि बनारस विद्वान पंडितों का शहर है। बनारस के एक विद्वान पंडित ने इसे पढ़कर बताए कि इस पर युधिष्ठिर का गुप्त वनवास लिखा है। इतना ही नहीं, उस विद्वान पंडित ने अशोक की लिपि को पढ़ने की एक जाली किताब भी लिख डाली और बताए कि मैंने यह सही लिखा है। इस प्रकार से अनेक विद्वानों ने अशोक की लिपि के उद्वाचन में भ्रम पैदा किए। आरंभ के पुरालिपिविदों ने भी इसी भ्रम में सोचा कि अशोक के लेखों की भाषा संस्कृत है। खुद प्रिंसेप इस भ्रम के शिकार हुए और बहुत दिनों तक इन्हें संस्कृत भाषा में लिखा हुआ मानकर पढ़ रहे थे। इस कारण धम्मलिपि का उद्वाचन होने में देर हुई। अंत में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सांची के कुछ दान लेखों में दानंग शब्द के अक्षरों को पहचाना और फिर उन्होंने धम्मलिपि के शेष अक्षर को भी पहचान लिया। जेम्स प्रिंसेप की मृत्यु से सिर्फ यह 3 साल का फासला है, वरना श्रम निरर्थक ही हो जाता। इस महान खोज के बाद भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल गई और हमें फिर से सम्राट अशोक जैसे महान सम्राट मिले। जिस समय ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का प्रयास जारी था, उसी समय में खरोष्ठ लिपि को भी पढ़ने की कोशिशें हो रही थी। अफगानिस्तान में प्राचीन शोध कार्य में लगे हुए मिस्टर मैसन को जब पता चला कि पश्चिमोत्तर के विदेशी राजाओं के सिक्कों पर एक और ग्रीक लिपि में जो नाम है, ठीक वही नाम दूसरी और खरोष्ठ लिपि में है, तब उन्होंने मीनांडर, अपोलोडोटस, हर्मियस, बसिलियस और सोटेरस शब्दों के खरोष्ठी चिन्ह पहचान लिए। मैसन ने जो पढ़ा उसे परीक्षण के लिए प्रिंसेप के पास भेज दिए। प्रिंसेप ने मिलान किए तो पाए कि सिक्कों पर जो एक और ग्रीक में लिखा है वहीं दूसरी ओर खरोष्ठी में लिखा है। चूँकि ग्रीक लिपि पढ़ी जा चुकी थी, सो उसी आधार पर खरोष्ठी में लिखे 12 राजाओं के नाम तथा 6 खिताब पढ़ लिए गए। सब प्राकृत भाषा में लिखा था, मगर इन्हें पहलवी मान लेने से कार्य में बाधा पहुंच रही थी। पुनः 1838 में 2 बैक्ट्रियन ग्रीक राजाओं के सिक्कों पर प्राकृत भाषा में लेख देखते ही प्रिंसेप समझ गए कि खरोष्ठी लिपि के ये सब लेख प्राकृत भाषा में हैं। फिर शोध आगे बढ़ा और 17 अक्षर पहचान लिए गए। नॉरिस ने 6 अक्षर पहचाने और जनरल कर्निंगम ने शेष अक्षरों को पहचान कर खरोष्ठी की वर्णमाला पूरी कर दी। बड़ी मशक्कत से अशोक के अनेक अभिलेख खोजे गए। प्रिंसेप, कनिंगम, मैसन जैसे दर्जन विद्वानों ने रात दिन मेहनत कर उन्हें पढ़ा। 1750 में अशोक के स्तंभ का पहली बार पता चला था। इन्हें पढ़ने में 87 साल का समय लगा। फिर अशोक पर शोध कार्यों का सिलसिला चल पड़ा। अशोक के अभिलेख पढ़े जाने के कोई 40 साल बाद 1877 में जनरल कनिंगम ने कार्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम का प्रथम खंड प्रकाशित कराया, जिसमें अशोक के शिलालेख संपादित हैं। बाद में ई हुल्स ने इसे नए ढंग से संपादित किया। ई हुल्स जर्मनी के प्राच्यविद थे और अशोक के शिलालेखों के प्रमुख जानकार थे। उनकी संपादित पुस्तक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक 1925 में प्रकाशित हुई। जनरल कनिंगम के बाद 1861 में सेनार्ट ने फ्रेंच भाषा में अशोक के अभिलेख प्रकाशित करवाए। J.M. मैकफेल ने 1918 में अशोक पर स्वतंत्र किताब लिखी। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अशोक द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया तथा एडिक्ट्स ऑफ अशोक लिखकर भारत के इस महान सम्राट को अमर बना दिया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अशोक की धम्मलिपि पर 1923 में महत्वपूर्ण कार्य किए। 1924 में A.C. वुलनर ने अशोक पर बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। ठीक इसके अगले साल 1925 में D.R. भंडारकर की पुस्तक अशोक प्रकाशित हुई। भंडारकर ने अशोक के इतिहास लेखन में बड़े पैमाने पर अभिलेखों का उपयोग किया। राधा मुकुंद मुखर्जी ने 1928 में इसी नाम से अलग किताब लिखी। फिर बेनी माधव बरुआ ने अशोक एंड हिज इंस्क्रिप्शंस नामक पुस्तक लिखी, जिसका प्रथम प्रकाशन 1946 में हुआ।
1947 में देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत में भी अशोक पर काम किए जाने का सिलसिला रुका नहीं। 1956 में अमूल्य चंद्र सेन ने अशोकाज एडिक्ट लिखी। 1975 में डीसी सरकार ने इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक का प्रकाशित करवाया। बीएन मुखर्जी ने 1984 में अशोक के आर्मेयिक शिलालेखों का अध्ययन किए। इस दिशा में आगे अशोक पर अनेक शोध कार्य हुए और अनेक किताबें लिखी गईं। द एडिक्ट्स ऑफ किंग अशोका 1993, अशोका द ग्रेट 2002 में, एडिक्ट्स ऑफ किंग अशोक 2010 में, अशोक द सर्च फॉर इंडियाज लास्ट एम्परर 2012 में तथा अशोक हिस्ट्री एंड इंस्क्रिप्शंस 2013 में पढ़ने योग्य किताबें दोस्तों ज़रूर पढ़ना। इतिहास के साथ साथ साहित्य भी पीछे नहीं रहा। चंद्रराज भंडारी ने 1923 में सम्राट अशोक नामक नाटक लिखा तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने 1926 में अशोक नाम से नाटक की रचना की। 1935 में दशरथ ओझा का विख्यात नाटक प्रियदर्शी सम्राट अशोक प्रकाशित हुआ। नाटक ही नहीं बल्कि हिंदी का काव्य क्षेत्र भी अशोक से अछूता नहीं रहा। जयशंकर प्रसाद की कविता अशोक की चिंता, रामधारी सिंह दिनकर की कविता पाटलिपुत्र की गंगा, भवानी प्रसाद मिश्र के खंड काव्य कालजयी और अज्ञे के काव्य नाटक उत्तर प्रियदर्शी की रचना सम्राट अशोक के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। सिर्फ अशोक पर ही नहीं बल्कि उनके जीवन से जुड़ी तमाम घटनाओं तथा पात्रों पर भी भरपूर साहित्य रचे गए हैं। कलिंग युद्ध पर अनेक काव्य और नाटक लिखे गए। अशोक से जुड़े चंद्रगुप्त मौर्य, कुणाल, तिस्य रक्षिता, चारुमित्रा जैसे अनेक नाम हैं जिन पर अनेक साहित्य रचे गए। सचमुच भारत की शांति संस्कृति में अशोक जिस ऊंचाई पर बैठे हैं उस ऊंचाई को भारतीय राज परंपरा में कोई दूसरा उठा नहीं सकता। दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी देश प्रेमियों को अपना असल इतिहास पता चल सके। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन्स को दबाना न भूलें। अंत तक बने रहने के लिए को धन्यवाद। आप सभी का शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।